बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सारे घर के काम करके नायरा ने एक ठंडी सी सांस ली। रात के 12 बजे का वक्त था। कोई भी घर पर नहीं था। वो अकेली थी। सब लोग नए साल की खुशियाँ मनाने बाहर गए हुए थे। इसने भी जहन पर जोर देना शुरू कर दिया। नया साल मेरे लिए कैसी खुशियाँ लाया है? इसने खुद से पूछा। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मगर क्यों? क्या मेरा इस नए साल पर कुछ भी हक नहीं है? वो परेशान सी हो रही थी। कोई तो खुशी होगी जो तुम्हें नए साल पर मिल रही होगी। तुम सोचो और बताओ। अचानक इसकी हम शक्ल दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। ये इसका तख़य्युल था जो इसी के रूप में इसके सामने आ गया था। नायरा ने इसकी तरफ देखा। वो कुछ देर इसे हैरानी से देखती रही। जितनी बुरी इसकी हमजाद की हालत थी, वो इसे देखकर डर सी गई। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुश हो सकूं। वो जैसे फुफक कर रोने लगी, जैसे आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी, नायरा, तुम्हें इस नए साल पर कोई खुशी नहीं हो रही है? मगर क्यों? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम भी नए साल की खुशियाँ पूरे जोश और जज्बे से मनाओ? इसकी हमजाद ने इससे पूछा। हमजाद के चेहरे के उतार चढ़ाव बहुत अजीब से हो रहे थे। वो और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। कौन सी खुशी? कैसी खुशी? पिछले कई सालों से इस घर में मैं पड़ी हुई हूँ। घर वालों को मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, वो लोग क्यों मुझे अपनी खुशियों में शरीक करने लगे? हाँ, मामू का घर है। मैंने तो यहाँ किसी को अपना नहीं देखा। यहाँ सब बुरा है। मामू, मुमानी और इनकी वो दोनों मक्कार और जलील कमीनी बेटियाँ जो हर काम को करने के बाद इसमें कोई ना कोई नुक्स ढूंढ लेती हैं। कोई अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ बिल्कुल अच्छाई है ही नहीं। वो दिल से कहने लगी और इसकी आवाज़ कहते कहते भारी हो गई थी। और तुम्हारा मामू का बेटा? हमजाद बोला। वो भी, नायरा ने उदासी से कहा। नायरा, क्या तुम्हारी कोई भी तमन्ना नहीं है? हमजाद ने इसे मानी खेजी से देखा। वो नीचे देखने लगी। तमन्ना? तमन्ना वहाँ की जाती है जहाँ खुशी हो। जिस दिल को मार दिया हो, वहाँ नया साल, नया दिन, नया लम्हा कोई मानी नहीं रखता। वहाँ बस गम की शाम इतनी तवील हो जाती है, जब तक सांस ख़त्म ना हो जाए निजात नहीं मिलती। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मुझे एक ऐसी कैद में डाल दिया गया है जिसकी निजात मेरे मरने पर मिलेगी। नायरा ने अपने हमजाद की तरफ देखा। नायरा, मैं तुम्हारा दिल हूँ, तुम्हारा दिमाग हूँ। तुम खफा उदास रहती हो, मैं भी उदास, गमगीन और परेशान हो जाती हूँ। इस बार इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुमसे निकलकर बाहर आई हूँ। तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम खुश रहा करो। ये लोग तुम्हें कभी भी चैन से नहीं रहने देंगे। जितना जुल्म तुम पर ये लोग नहीं करते हैं, इतना तुम खुद पर खामोश रहकर कर लेती हो। क्या तुम कभी नहीं बदलोगी? हो सकता है तुम्हारे मामू का बेटा इतना बुरा ना हो सकता है तुम कुछ अपनी अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करके इनके अताब से बच सको। और जालिम और मजलूम के दरमियान सिर्फ खामोशी का ही फासला होता है। जिस दिन ये फासला मिट गया, समझो मजलूम मजलूम नहीं रहा और जालिम जालिम नहीं रहा। हमजाद इसके करीब आकर खड़ी हुई तो वो सहम गई। ऐ मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ बाप के मरने के बाद किसी ने मुझे अपनाया नहीं, सब ने ठुकरा दिया। मामू घर ले आए, बचपन छीन गया। बचपन से जवान हो गई, हंसना छीन गया। हर दिन पहले से बढ़कर दुख का सबब लाया। मानी ने बचपन छीन लिया, इसके बच्चों ने सपने छीन लिए। मामू ने खुद को अंधा गूंगा बहरा कर लिया। बस्ते की जगह झाड़ू हाथ में दे दी, कलम की जगह पोंचा और यूनिफॉर्म के नाम पर उतरन और खाने के नाम पर बासी सालन। वही मेरी भूख मिटाने के काम आता है। फिर भी इतनी खिदमत गुजारी करने का ये सिला मिला। मैं फोहड़, हड हराम, काम चोर, मेसनी, बदसूरत, सुस्त, निकम्मी, नालायक, बदबख्त
सब्ज कदम, बेगैरत, बेहया, बेमुरवत, बेदम और पता नहीं जितने बे वाले साबके हैं, इसके साथ साथ और क्या खिताबात से नवाजा जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। वो लड़की जो खुद से बातें करने लगी थी, फूट फूट कर रोने लगी, वहाँ कोई भी नहीं था, मगर था इसका हमसाद, जो सिर्फ इसे नज़र आ रहा था, जो इसके अंदर से बाहर आ गया था। वो आवाज़ जो दिल की होती है, वो ज़मीर बनकर शक्लो सूरत में किसी ऐसे इंसान को आता है जो बिल्कुल तन्हा हो, जिस तरह वो थी। ऐ मेरे हमजाद, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? कौन सा ऐसा सितम है जो मुझ पर ना किया गया हो? कौन सा ऐसा दुख है जो मुझे ना मिला हो? सारा काम करने के बावजूद भी मुझे सजाएं दी गईं। मामूली सी गलती पर हब्से बेजा में रखा जाता है, जैसे मैं कैदे बामुशक्कत काट रही हूँ। ये घर ना हो, कोई कैद खाना हो, मुमानी नहीं कोई सल्तनत की मलका हो। सौदा सल्फ में बाजार से लाती हूँ, फिर भी हज़ारों गालियाँ सुनती हूँ। किचन में सोती हूँ और फिर भी मुझसे कोई खुश नहीं होता है। क्यों? क्या मैं एक ग़ुलाम हूँ जो 1400 साल पहले ख़त्म कर दिए गए थे? इन लोगों ने मुझे जैसे तारीख़ के औराक में से ढूंढ कर दोबारा यहाँ बांध दिया है। मैं कोई बांदी हूँ जो इन सब के कहने सुनने को मानने के बावजूद भी 100 जूते खाती हूँ। इतना कहकर वो बुरी तरीके से रोने लगी। इसकी हमजाद ने इसे कुछ देर रोने दिया। नायरा, मत रो, मुझे ये सब मालूम है। तुम्हारी ज़िंदगी मुसीबतों की पहाड़ है। तुमने इन लोगों की वजह से एक एक सांस भारी लिया है, मगर अब तुम्हें इन लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। तुमने ये आर्जी ठिकाना छोड़ देना है। तुम यहाँ इसी तरह सड़ती रहोगी तो तुम यहाँ घुट घुट कर मर जाओगी। इसकी हमजाद तलखी से कहने लगी, कैसे, मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तुम्हें पता है मैं इन जालिम लोगों की वजह से नमाज भी नहीं पढ़ सकती हूँ। जो कुछ मैंने सीखा था वो सब भूल गई हूँ। नमाज के कलमात, 6 कलमे, ईमान की दुआएं, आयतल कुर्सी, आखिरी सूरतें, अल्लाह के वो मुबारक नाम, वो सब जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था, मुझे जो अच्छे बुरे का फ़र्क समझाया था, मैं सब भूल चुकी हूँ। आज मैं एक दुखियारी हूँ, अपना दुख अपने आप से बयान कर रही हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करने की मशीन हूँ। नायरा, पानी ला दो। नायरा, बाथरूम गंदा है, साफ़ कर दो। नायरा, रोटी बनाओ। नायरा, सालन क्यों नहीं पका है? नायरा, आज तुम्हें किसने कहा था ये सालन बनाओ? जाओ ये ज़ाया कर दो, दूसरा बना कर ले आओ। और सुनो, ये वाला डस्टबिन में डाल कर आ जाओ। नायरा, जूते पॉलिश कर दो। नायरा, ये कर दो। नायरा, वो कर दो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम किचन की हो जाती हो। पोंछा क्या तेरी माँ ने करना है? नायरा, तुम हर हराम काम चोर हो। नायरा, अगर बीमार पड़ गई हो तो किसी दारुल अमान में छोड़ आऊँगी। ये कपड़े क्यों नहीं धुलवाए? क्या तेरी माँ उठकर कब्र से धोने आएगी? हर तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें आने लगीं। इसने जैसे अपना सर पकड़ लिया। आखिर में वो फिर फूट फूट कर रो दी। वो बैठ गई, घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। वक्त गुजरता रहा। कितनी देर घड़ी की सुइयां आगे चली गईं। वो अकेली लड़की थी और रोए जा रही थी। इसके आंसू इसके चेहरे पर गिर रहे थे। इसने सर उठाकर देखा, वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। अचानक एक आवाज़ इसके कानों में सुनाई दी, तुम चाहो तो आज़ाद हो सकती हो। तुम अगर वो करो जो मैं कह दूँ तो यहाँ से निकल सकती हो। क्या तुम मेरी यानी अपनी बात मानोगी? इसके हमजाद के बाल उड़ने लगे और इसके कपड़े हिलने लगे। वो इस वक्त बहुत खौफनाक लग रहा था। वो गुस्से में आ गया था, जैसे इसकी आंखें बाहर उबल आईं, क्योंकि इसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सब्ज रगें इसमें से नज़र आ रही थीं। पाँव के नाखून बहुत काले पड़ गए थे। एड़ियाँ बुरी तरह से फट गई थीं। मुझे रिहाई कैसे मिल सकती है? क्या इस जगह से रिहाई मुमकिन है? मैं थक गई हूँ। अब मैं सुकून चाहती हूँ, सुकून से रहना चाहती हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, अपने हमजाद के रूबरू आ गई, बहुत आसानी से, जहाँ तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा।
जहाँ कोई तुम्हें कभी कुछ नहीं कह सकेगा, जहाँ सिर्फ सुकून होगा, क्योंकि तुम खुद पर जुल्म सहती हो और मैं थक गया हूँ। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम्हें आवाज़ उठानी होगी या फिर। हमजाद ने कहकर कहका लगाया। नायरा ने इसे देखा, वो डरने लगी। वो बहुत भयानक लग रहा था, नीम अंधेरे में जैसे इसके सामने कोई भयानक भूत खड़ा था। यहाँ आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। इस घर की रिहाइश के बदले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया है और मैं कैसे इन सब से लड़ सकती हूँ। लड़ा हक के लिए जाता है, मेरा तो कोई हक है ही नहीं। क्या हक है मेरा? नायरा ने अपने हमजाद से कहा। नायरा को अपने हमजाद को देखकर कोई सदमा नहीं पहुंचा था। वो इसका हमजाद था, उसी की तरह था, खौफनाक, बदसूरत और उसी की तरह घुटी आवाज़ में बात कर रहा था। इसी की तरह कमज़ोर, लागर और बीमार वजूद का मालिक था। नायरा, तुम सिसक सिसक कर मर रही हो, तुम घुट घुट कर ख़त्म हो रही हो, तुम ज़िंदगी से मायूस हो गई हो, मगर तुमने बहुत मुकाबला कर लिया है। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, क्योंकि तुमने खुद पर जुल्म सहते सहते मुझे भी ज़ख्मी कर दिया है। इसीलिए अब तुम सिर्फ मेरा कहना मानोगी। हमजाद ने मानी खेजी से इसे देखा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नायरा ने अपने हाथों को देखा, वो जगह जगह से ज़ख्मी थे। पानी की वजह से उंगलियां ख़राब होकर रह गई थीं। हाथों को देखकर वो चंद दिन पहले की सोचों में गुम हो गई। इसका हमजाद इसी की तरह सोचों के भंवर में गुम था, जैसे वो खुद भी सोच में पड़ गया हो। दोनों बैक वक्त कुछ सोचने लगे। नायरा, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए हैं, ये बर्तन तेरी माँ कब्र से आकर धोएगी। क्या कर रही हो? यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तुझे खिलाने के लिए नहीं रखा है। मुमानी की चंगाड़ती आवाज़ ने जैसे इसकी रूह निकाल दी। वो इसके सर पर पहुंचकर चीख रही थी। मुमानी, देखे मेरे दोनों हाथ खराब हो गए हैं, कितने सब्ज हो चुके हैं। मुझे लगता है ठंडे पानी की वजह से मेरी उंगलियां कट जाएंगी। मुमानी जान, मेरी उंगलियां सब्ज हो रही हैं, रगे तन कर बाहर दिख रही हैं, नाखून स्याह हो रहे हैं। इसने मुमानी के सामने किचन में ही अपने दोनों हाथ दिखाए, जो बिल्कुल सूख गए थे और उंगलियां नरम पड़ गई थीं। अच्छा, तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं, दिखाओ, मैं इस पर मरहम लगा दूं, तुम अभी बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मुमानी ने मीठे से लहजे में कहा। नायरा ने बिना सोचे समझे दोनों हाथ मुमानी के सामने कर दिए। मुमानी ने किचन की कैबिन से नमक का डब्बा उठाया और इसके दोनों हाथों पर सारा डब्बा उलट दिया। इसके हाथ पकड़कर इस पर नमक मलने लगी। अब तुम्हारा इलाज हो रहा है, तुम फिर से काम चोरी के बहाने ढूंढ रही हो। क्या अब सब ठीक हो गया है? सब कुछ ठीक हो रहा है ना? तुम्हारे हाथ अब बिल्कुल काम के लायक हो गए हैं। मुमानी ने इसके हाथ अभी तक नहीं छोड़े थे। वो जोर जोर से इस पर नमक मल रही थी। इसके मुंह से चीखों का तूफान निकलने लगा। मुमानी खड़ी कहके लगाने लगी। दिसंबर के आखिरी दिन थे, ठंड अपने उरूज पर थी। नायरा दौड़ती हुई बाल्टी के पास गई और दोनों हाथ बर्फ की तरह ठंडे पानी में रख दिए। वो सांस हो चुकी थी। मुमानी इसके पीछे चली आई, इसको बालों से पकड़ा और कई झटके दिए। लड़की, ज्यादा ड्रामेबाजियों की ज़रूरत नहीं है, वरना ये इलाज तो कुछ भी नहीं है। बिजली की नंगी तार से लगवा दूंगी, फिर कब्र में उतरकर तुझे चैन मिल जाएगा। अब ये तुम पर है, तुम काम करती हो या फिर। आगे की बात इसने कसदन अधूरी छोड़ दी। मुमानी ने इसके बाल छोड़े, कुछ बाल मुमानी के हाथ में रह गए, वो इसने नहुवत से फेंक दिए। अचानक इसकी बेटी का वहाँ से गुजर हुआ। इसके हाथ में बॉडी लोशन था, जो वो अपने बाजू पर मल रही थी। मैं जा रही हूँ, जब वापस आऊँ ये सारे काम ख़त्म होने चाहिए। कोई बहाना ना सुनो, बदबख्त, बेगैरत, बद इखलाक। मुमानी की चिंगारती आवाज़ ने इसका रहा सहा दम जैसे निकाल दिया। वो अस्बात में सर हिलाने लगी। मुमानी के जाते ही इसने ठंडे पानी से बर्तन धोए। इसके हाथों की सूजन बहुत बढ़ गई थी। वो रो रही थी, नायरा कहाँ गुम हो, क्यों अस्बात में सर हिला रही हो। इसकी हमजाद ने इसको सोचों के भंवर से निकाला। हाँ नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, देखो मैं काम कर रही हूँ। इसकी चीख बड़ी ज़ोरदार थी।
इसे लगा कि मुमानी आ गई है। वो डर गई। क्यों, क्या हो गया है? क्या कोई बला देख ली है? क्या हुआ है मेरी जान, बताओ। डरो नहीं, बताओ, ये मैं है, तुम्हारा हमजाद। हमजाद ने कहा। वो प्यार से पूछ रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में हो भी क्या सकता है सिवाय डर और खौफ के। बस जिसका काम किया इसी ने मारा, जिसका ना किया इसी ने ज़्यादा ज़ख्म लगाए। इसने अफसोस से कहा। बहुत कुछ, अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो बहुत कुछ हो सकता है। हमजाद ने मानी खेजी से इसे देखा। मसलन क्या क्या हो सकता है? इसने हमजाद की आंखें इस वक्त अंगारा देखी। वो डरने लगी। अगर तुम चाहो तो इन लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकती हो। ये तुम पर है, तुम ही गलत हो। ये लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि जुल्म कमाने वाले कभी गलत नहीं होते हैं, जुल्म सहने वाले होते हैं। और तुम सहती हो। अगर तुम नहीं सहोगी तो कभी वो लोग जुल्म नहीं कर सकेंगे। हमजाद सुर्ख निगाहों से इसे देखने लगा। कैसे? ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे दिल की बातें करती हूँ और तुम मुझे गलत कह रही हो। नायरा के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, क्योंकि तुम जुल्म सहती हो। जुल्म करने वाले इतने गुनाहगार नहीं होते हैं जितना जुल्म सहने वाले होते हैं। इसीलिए मेरी नज़र में वो गुनाहगार नहीं है जितनी तुम खुद हो। हमजाद ने आंखें इस पर टिका ली। अच्छा, मैं कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हूँ? कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ। कोई तो राह फरार होगी। वो परेशानी से अपने मसले का हल पूछ रही थी। आसानी से, ये बहुत आसान है। हमजाद और वो बर्जिस्ता बात करने लगी। मुझे ये आसान नहीं लगता है। ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। कोई जाए पनाह नहीं है, कोई राह नहीं है। तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम बहुत दूर निकल जाओ, जहाँ तक ये लोग पहुँचने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। हमजाद ने बताया। वो इसका ज़मीर था जो इसे जगाने आया था। इसकी बात सुनकर नायरा कहके लगाने लगी। ज़मीर ने इसे हैरानगी से देखना शुरू कर दिया। तुम मुझे जगाने आई हो? कहते हैं अगर जुल्म या सितम इंसान पर हद से ज़्यादा किया जाए तो इसका हमजाद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और किसी दिन अकेले में इसके पास आकर इसे झंझोड़ने आ जाता है। यही कुछ आज मेरे साथ हुआ है। आज ये ज़ख्म मेरी रूह पर लगे हैं और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए हो। मुझसे मिलने के लिए चले आए हो, है ना? नायरा ने हमजाद को देखा। इसने असबात में सर हिलाया। हाँ, आना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हारे ज़ख्म सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर नहीं लगे हैं, मैं भी इसकी लपेट में आया हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कौन है जिसके पास मैं यहाँ से निकल कर जा सकूँ? इसने अपने हमजाद की तरफ देखा। तुम नहीं गई तो मर जाओगी। क्या तुम सिसक सिसक कर मरना चाहती हो? हमजाद की आवाज़ में इस बार डर था। नायरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। अच्छा होगा, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं सुकून से अपने घर में रहने लगूंगी, जहाँ मुझ पर कोई जुल्म नहीं ढाएगा। जिस तरह मेरे अम्मी अब्बू सुकून से सालों से इस घर में चले गए हैं, जिसको हम सब इंसान भुला बैठे हैं। और वो हमें रोज़ बुलाती है, कहती है सारे बदले चुन चुन कर लूँगी, क्योंकि तुम लोग मुझे भुला बैठे थे और मैं तुम्हें रोज़ याद करती थी। नायरा ने खुशी से कहा। तुम्हें कुछ तो करना होगा। अगर यहाँ से नहीं भी जाना चाहती हो तो हालात से कम से कम मुकाबला करना होगा। हालात को अपने हक में करना होगा। नायरा ने उलझन भरे तासुरात से इसे देखा। क्या, कैसे, क्या करना होगा? इस बार नायरा ने पुरइसरार से लहजे में पूछा। तुम्हें जाना होगा, यही बेहतर है। तुम आओ, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ। रास्ता तो बाहर जाने का बहुत आसान है, बस सिर्फ इस घर का गेट पार करना है, एक कदम उठाना है, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हमजाद ने पुरइसरार से लहजे में कहा। कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। बाहर की दुनिया यहाँ से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। नायरा को अब डर लगने लगा। वो बेहद घबरा गई थी। हमजाद ने दोनों हाथ इसकी तरफ फैला दिए थे, जैसे वो इसे अपनी तरफ खींच रही हो। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, इसकी हमजाद कह रही थी।
तुम मेरा साया हो, मुझसे बातें कर रहे हो, मगर तुम जानती नहीं हो साया इंसान के किसी काम नहीं आता है। सिर्फ सोच में एक मनफी या मस्बत बात डालता है, दिल में डर पैदा करता है। नायरा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हमजाद परेशान हो गया। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इन मुसीबतों से बहुत दूर लेकर जा रही हूँ, जहाँ तुम खुशी से रह सकोगी। जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने खुशी का नाम तक नहीं देखा है। ये घर तुम्हारे लिए दुखों की एक ऐसी कब्र है जो तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। तुम्हें इस कब्र से निकलना होगा, तुम्हें आज़ाद होना होगा। हमजाद ने कहा, सारे इंसान जालिम हैं, सब एक जैसे हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, इनके साथ ऐसा ही होता आया है। मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे साथ ऐसा ही होगा। कोई मेरा दर्द नहीं बांटेगा, कोई नहीं, तुम भी नहीं। तुम अपने दर्द ख़त्म करने के लिए मेरा सहारा चाहते हो, ऐसा ही है ना? नायरा ने रो रो कर इसे बताया। वो हैरत से अपने सामने अपने रूप से पूछ रही थी, तुम सबसे डर गई हो? वो जिनको तुमने परखा भी नहीं है, इनसे भी, और इनसे भी जिनको तुमने देखा भी नहीं है। तुम भूल रही हो, सब एक जैसे नहीं है। तुम कम हिम्मत हो, वरना इस घर में भी एक फ़र्द है जो सबसे मुख्तलिफ है। हमजाद ने इसका तमस्खर उड़ाया। पता नहीं, मगर यहाँ तो मेरी इज़्ज़त महफूज है। अगर बाहर कदम निकालूंगी तो रही सही इज़्ज़त से भी जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो मैं अपनी इज़्ज़त गंवा दूं? इसने हमजाद की तरफ देखा। तुम अपने पाँव की तरफ देखो, तुम्हारे पैरों के नाखून स्याह पड़ चुके हैं। अब तुम ये जुल्म मज़ीद सह न सकोगी। तुम में खड़े होने की सकत भी नहीं रही है। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम एक हारी हुई लड़की हो, कम हिम्मत हो, बुज़दिल हो, डरपोक हो, और सबसे बढ़कर ग़ुलामी में खुश हो। वो इसका मजाक उड़ाने लगा। हाँ, ये सब अपनों से मिले ज़ख़म है। मैं यहाँ खुश हूँ, मैं बेबस हूँ, मगर मैं कम हिम्मत नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ इनके एहसान का बदला उतार रही हूँ। नायरा ने बेबसी से अपने पैरों की तरफ देखा। वहाँ कुछ नाखूनों में खून जमकर स्याह हो गया था। एड़ियाँ फटकर बहुत ख़राब हो चुकी थीं। उंगलियाँ सब्ज़ लकीरें दिखा रही थीं। वो सब्ज़ लकीरें नहीं, बल्कि इसकी रगें थीं। इसे अपने पैरों को देखकर कराहियत हुई। पैर सूख कर कांटा लग रहे थे। इसके कपड़ों की हालत बहुत बुरी थी। सर्दी की इस हालत में भी इसके नामुकम्मल लिबास ने इसको ठठरने पर मजबूर कर दिया था। वो सर्दी से सिकुड़ कर खड़ी कांप रही थी। तो तुम कुछ नहीं करोगी, सिसक सिसक कर मर जाना पसंद करोगी? हमजाद को अब गुस्सा आने लगा था। तुम कोई और रास्ता बताओ। मैं इस ठिकाने को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। ये मेरा आखिरी ठिकाना है। नायरा ने साफ अल्फाज में इसे कहा। तुम खुदकुशी कर लो, तुम्हें दुखों से रिहाई मिल जाएगी। बेहतरीन रास्ता। कोई तुम्हारा मातम नहीं मनाएगा। ये लोग तुम्हें खुशी खुशी दफना देंगे। हमजाद ने कहा। वो अब इसरार में डूबा नजर आ रहा था। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे बस में है। वो उठी और हमजाद को देखने लगी। इसने कई कदम उठाए, नंगे पैर किचन से बाहर निकल आई। हमजाद इसके आगे जाने लगा और वो पीछे चलने लगी। वो छत की तरफ मुड़ गई। मजबूरन इसे भी जाना पड़ा। अचानक गेट पर हॉर्न की आवाज़ आई। वो रुक गई। इसने कदम उठाने शुरू कर दिए। इसने हमजाद को देखा। वो इसे मना कर रही थी। वहाँ मत देखो, इसने अनसुनी कर दी। बाहर चली आई। हॉर्न की दूसरी आवाज़ ने इसकी तवज्जो खींच ली थी। चौकीदार ने गेट खोल दिया। इसने बाहर देखा, दोबारा अपने हमजाद को देखा। वहाँ कुछ नहीं था। वो अकेली आई थी। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी। वो बिना दुपट्टे के थी। इसके पैर नंगे थे। वो सर्दी से कांप रही थी। घर वाले आ चुके थे। इसने ठंडी सांस खारिज की। सांस धुएं की मानिंद इसे नजर आई। इसने दुख से आंखें बंद कर ली। गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। गैराज में आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी का पहला दरवाज़ा खुला, फिर बारी बारी सारे खुल गए। मुमानी, मामू, इसकी बेटियां और आखिर में बेटा गाड़ी से निकल आए। वो सब रविश पर चलकर हंसी मजाक कर रहे थे, किसी बात पर ठट्ठा उड़ा रहे थे। बड़ा भरपूर मंजर था। अरीहा, कितना मज़ा आया ना। मैं तो सुबह तक वापस आना ही नहीं चाह रही थी। अबीहा ने कहा।
हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था। मीसान ज़िद करने लग गया। तो आ गई। मीसान, तुमने इतनी जल्दी क्यों मचाई थी? घर में ऐसा क्या काम करना था? अरीहा ने भाई को देखा। वो बिल्कुल सर्द चेहरे के साथ कुछ भी नहीं कह रहा था। मम्मा, अब इस सर्दी में हम सारी रात तो जश्न नहीं मना सकते थे। ये दोनों तो बिल्कुल पागल हो गई थीं। वहाँ कितने लोग थे जो इन दोनों को पागलों की तरह ताड़ रहे थे। मीसान ने माँ की तरफ देखा। वो इनकी तरफदारी लेने की कोशिश कर रहा था। हाँ मेरी जान, इसीलिए मैं तो इनको पकड़ कर ले आई। तुम्हारा कहना सही था। वहाँ बहुत सारे लोफर आ गए थे। मोमानी ने अस्बात में सर हिलाया। पापा तो आइसक्रीम खाने भी नहीं दे रहे थे कि बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये आप थे जो मुझे आइसक्रीम लेकर नहीं दी। जाए, मैं भी आपसे नाराज हूँ। अबीहा ने बाप से शिकवा किया। इसे आइसक्रीम ना खाने का अफसोस था। सामने वाले घर से किसी ने फुलझड़ी हवा में छोड़ी। मैं तुम्हें बीमार नहीं करवाना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि कल को तुम बीमार हो। नए साल की आगाज बीमारी से करो, इसलिए मैंने मना कर दिया। देखो किस कदर कड़ाके की ठंड है, और तुम आइसक्रीम खाने की बातें कर रही थी। मैं तो सुनकर ही डर गया था। बस, ठंड में ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके कानों में मामू की आवाज़ आई। मामू ने अबिहा को अपने करीब किया। फुलझड़ी ने शू की आवाज़ निकाली और फ़ज़ा में फट गई। अचानक सबने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। अब वो चलते हुए एकदम नायरा के सामने आ गए और इसके सामने रुक गए। अरीहा की डर के मारे चीख निकल गई। क्या हुआ, क्यों चीख मारी? मुमानी ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। मम्मा, मुझे ऐसा लगा कि नीम अंधेरे में रात के वक्त कोई खौफनाक शय देख ली है। अरीहा ने नायरा की तरफ इशारा कर दिया, जिसका चेहरा हद से ज्यादा पीला पड़ गया था। बाल खुश्क होकर बेकार लग रहे थे। अरीहा और अबीहा तो मॉडर्न दौर की जदीद लड़कियां थीं। जीन्स पर शर्ट पहनकर मफलर नुमा दुपट्टे गले में लटका कर फिरा करती थीं। ऊपर से जदीद स्वेटर ने सारी सर्दी हवा कर दी थी। हाफ कट दस्ताने दोनों के हाथों में भले लग रहे थे, जिनसे इनकी मखरूती उंगलियां बाहर झांक रही थी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची को डरा कर रख दिया, अब इसकी जान लोगी? इस मनहूस की शक्ल देखकर साल की नई तारीख से सामना हो गया। अब तो सारा साल ही खराब गुजरेगा। मामू ने इसकी तरफ देखकर करखत आवाज में कहा। वो नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो आप लोगों की गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। इसकी धीमी सी आवाज़ थी। वो घबरा गई। इधर क्या कर रही थी? अगर तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। बेहया, बेदीद, अपनी बुरी नज़रें मेरी मासूम बच्ची पर गाड़ रखी हैं। मुमानी ने गुस्से से देखा। इसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। सबके चेहरों के जाविये बिगड़ चुके थे। उन्होंने अरीहा को सीने से लगा लिया। अबीहा मुस्कुरा दी। सामने घर में आतिशबाजी हो रही थी, वही देख रही थी। वो मिनमिनाई, अंदर किचन में जाओ और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मामू ने ज़ोर से कहा। वो मुड़ी और जाने लगी। इसके पैर में लंगड़ाहट सी थी। वो सही से चल भी नहीं रही थी। मम्मा, इस लड़की का चेहरा कितना भयानक हो गया है। कसम से दिल हलक में अटक गया है। सारे अच्छे मूड का सत्यानाश कर दिया है। अरीहा ने माँ की तरफ देखा। ये मनहूस है, इससे दूर रहा करें। बचपन में माँ बाप को खा गई। डाइन है और डाइन की नज़र बहुत ख़राब होती है। इससे बचकर रहें। पता नहीं रात के इस वक्त ये नहूसत का साया लिए कहाँ से निकल आई। मुमानी ने इसे सुनाया। वो सुनकर रुक गए। फिर से वो आगे जाने लगी। हाँ, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब इसकी माँ उम्मीद से थी तो इसके बाप का सारा कारोबार ठप हो गया था। जब ये पैदा हो गई तो इसके बाप ने घर बेच दिया। थोड़ी सी बड़ी हुई तो बाप को खा गई। फिर कुछ अरसे बाद माँ को निगल लिया। खानदान वालों ने डर के मारे हाथ तक नहीं लगाया। बस सब कुछ छीन कर सिर्फ इस मनहूस नहूसत की पोटली को हमारे पास भेज दिया। मामू ने जैसे बच्चों को सुनाना चाहा। व्हाटएवर, मम्मा पापा, आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? कौन से वो मनहूस कहानियाँ सुनाने बैठ गए हैं?
जिनको सुनकर हम जवान हुए। बस कर दें, मीसान ने कहा। मीसान, क्या तुम इसे देखकर नहीं डरे? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं महसूस हुआ? अरीहा ने पूछा। हाँ, मुझे भी लगा कोई ढांचा खड़ा है जिसने कपड़े पहन रखे हैं और वो ढांचा हरकत कर रहा है। मीसान की बात पर सबने कहके लगाए और अंदर आ गए। इसे ये सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। अब वो सब अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। वो किचन में ही दिन रात होती थी। जब से वो इस घर में आई थी वो मशीन की तरह काम करने में जुट गई थी, मगर कोई भी इससे खुश ना हो सका। वहाँ एक मैला कुचैला सा बिस्तरा था और सालों से भी ज्यादा पुरानी रज़ाई थी। वो इसी में घुस गई। इसने आज कुछ भी नहीं पकाया था। वो लोग बाहर खाने चले गए थे। वो दोपहर की भूखी थी। इसने ठठरना शुरू कर दिया। वो रो भी रही थी। अचानक इसका हमजाद दोबारा बंद दरवाजे से दाखिल हो गया। वो बिल्कुल सीधी बैठ गई, मगर इससे बैठा नहीं जा रहा था। इसकी कमर अकड़ गई थी। दर्द से वो बेहाल थी, जैसे इसे कोई चीज़ फांस गई हो। वो दोबारा लेट गई और रज़ाई अपने ऊपर डाल ली। सुनो, तुम इस तरह मुंह छुपा नहीं सकती हो, हमजाद ने करखत आवाज़ में कहा। अब फिर क्यों आए हो? इसने रोते रोते गंदी सी रज़ाई से सर निकाला। तुम्हारी मदद करने, हमजाद ने अच्छे अंदाज से कहा। इसका हमजाद अब मस्कीन नहीं दिखाई दे रहा था। वो काबिले रश्क और सेहतमंद था, जैसे इसका मेकओवर कर दिया गया हो। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? कर सकता हूँ। हमजाद ने झटके से चेहरे पर आए बाल हटाए। इसका चेहरा चांद की तरह पुरनूर लग रहा था। कैसे? सामने फ्रिज में दुनिया जहाँ की बेशुमार नेमतें हैं। इससे निकाल कर खाना खाओ, वरना सर्दी से नहीं तो भूख से मर जाओगी। तुमने इन लोगों के इंतज़ार में कुछ भी नहीं खाया है। हमजाद ने इसे राह दिखाई। वो सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद मिनमिनाकर धीरे से बोली, मगर ये तो लॉक है। इसने हमजाद को परेशानी से बताया। हाँ, तो लॉक खोला भी जा सकता है। हमजाद ने कंधे उचकाए। पर कैसे? इसने बेयकीनी से इसे देखा। तुम बस एक चम्मच उठाकर उल्टे साइड से इसके लॉक में घुमा दो, ये खुल जाएगा। हमजाद ने इसे बताया। इसने हमजाद की बात पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया। अचानक खिड़की में खटका हुआ। इसने खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक काली सी बिल्ली खड़ी थी और इसे खून खुआर नज़रों से घूर रही थी। इसने मदद के लिए हमजाद को देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ समझा सकता हूँ। अगर तुम इससे खौफजदा हो तो तुम्हें इसे खुद भगाना होगा, हमजाद ने कहा। वो बिल्कुल अकेली थी। इसने चंद लम्हे बिल्ली को देखा, फिर इसने शू की आवाज़ निकाली। बिल्ली फौरन भाग गई। अब वो लेट गई। इसका हमजाद वापस खिड़की के रास्ते चला गया। खिड़की से सर्द हवा का झोंका अंदर आया और इसके रगों पैर में सरायत कर गया। इसने अपने ऊपर रज़ाई डाल दी। वो बेआवाज़ रो रही थी। सांस इसकी जैसे अटक रही थी। इसने कितनी देर तक सोने की कोशिश की, फिर भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके बावजूद इसे सुबह सवेरे उठकर सैकड़ों कामों में कोहलू के बेल की मानद जुट जाना था। मुझे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है ना। हजारों काम मेरे मुंतज़िर हैं। इसके हाथ पैर कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे, रगें सब्ज हो गई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अचानक इसके जहन ने काम करना छोड़ दिया। वो जैसे बेहोश होने लगी। उफ, अगर मुझे हरारत नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। सुबह मुमानी मेरी लाश को देखकर इसे भी ठोकरें मारेगी और मेरे मुंह पर थूकेगी। इसकी बेटियां तो मेरी लाश की भी तजलील करेंगी और शायद मेरा नमाज़े जनाजा भी अदा ना करें। मेरी लाश किसी गटर में फेंक कर मुझसे जान खुलासी करा कर खुश हो जाएंगी। बस वैसे भी यहाँ किसको मेरी परवाह है। ये ख्याल ही इसके लिए सुहाने रूह था। इसने रोना शुरू कर दिया। इसके बेआवाज़ आंसू गिरते चले गए। अचानक एक बार फिर खिड़की में खटका हुआ। इसने सर रज़ाई से निकाल कर देखा। खिड़की खुली हुई थी। इसने खिड़की से अपने हमजाद को अंदर दाखिल होते देखा। वो हैरान रह गई। इस बार इसका हमजाद मज़ीद सेहतमंद और काबिले रश्क दिखाई दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अभी कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहे थे, मगर फिर खुद कहाँ चले गए? इसने अपने हमजाद से पूछा।
इसका हमजाद बहुत खूबसूरत और भरपूर सरापे में ढलकर आ गया था। वो कुछ देर पहले वाले हमजाद से भी ज़्यादा खूबसूरत और भरपूर हो गया था। हाँ, बस तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ। तुम समझ जाओ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तुम सुन रही हो ना? मैं चाहता हूँ तुम ऐसी हो जाओ जैसा अभी मैं नज़र आ रहा हूँ, खूबसूरत, भरपूर, प्यारी। जो तुम्हें देखे बस तुम्हारे चेहरे पर इसकी नज़रें ठहर जाएं। हमजाद वहीं खड़ा हो गया। वो अपने सामने अपने आप को भरपूर सरापे में देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, सुन रही हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं सर्दी से मर जाऊंगी। अभी तो मेरी ज़िंदगी के लाले पड़ गए हैं। अगर मर गई तो भी ये लोग किसी कचरा कुंडी में फेंक कर गिलो खलासी कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कहेंगे, शुक्र है जान छूट गई। वो उठ गई। इसने हमजाद की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। सर्दी का जोर बहुत बढ़ रहा था। वो थर थर काँप रही थी। तुम किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो और चूल्हा ऑन कर दो। ये खुली खिड़की भी बंद कर दो, हमजाद ने कहा। इसकी मुमानी इजाज़त नहीं देती है, इसने बेचारगी से बताया। रात के इस पहर इस बदबख्त औरत को क्या पता चलता है। जल्दी से बंद करो। जैसे ही हमजाद ने जोर देकर कहा, वो उठी। इसने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर खुली खिड़की भी बंद कर दी और चूल्हा ऑन कर दिया। इसने चूल्हा पूरा तेज़ कर लिया। इसने हमजाद की तरफ देखा। अब सुनो, जो मैं कह रही हूँ तुम कल से वही करोगी, वरना मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊँगा। तुम अपने आप से पहले मुझे मार दोगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारे दिल की आवाज़ हूँ। जानती हो ना, दिल की आवाज़ हर किसी के सामने रूप धार कर नहीं आती है। मैं आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना हमजाद को काबू करने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं। कड़े से कड़े मरहले से गुजरना पड़ता है। सैकड़ों मुश्किलात सहने के बाद हमजाद को काबू किया जाता है। हमजाद की आंखों में आंसू थे। नायरा ने इसे रोने दिया। हाँ, मैं खुद को तो नहीं बचा सकी हूँ, मगर तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरा वाहिद सहारा हो। मैंने अगर तुम्हें खो दिया तो मैं भी मर जाऊंगी, नायरा ने कहा तो हमजाद मुस्कुराया। देखो, कुछ ही देर में किचन में हरारत भर गई है और तुम कदरे बेहतर महसूस करने लगी हो। सर्दी का एहसास ख़त्म हो रहा है। तुमने आग से अपने हाथ सेकने शुरू कर दिए हैं। अब तुम रोज़ अपना ख्याल रखोगी, रोज़ तुम कुछ नया करोगी। अपने ज़ख्मों पर मरहम खुद लगाओगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं खिलाएगा। कल तुम सबसे पहले अपना नाश्ता बनाओगी, फिर इनका ख्याल करोगी जो तुम्हारा बनाया खाकर बाद में 100-100 कीड़े निकालते हैं। ऐसे मुनाफिक लोग हर जगह हैं। ये जहाँ इन जैसों से भरा पड़ा है। हमजाद ने इसे कहा तो वो अस्पात में सर हिलाने लग गई। तुम सिर्फ हाँ में सर नहीं हिला सकती हो। तुम वादा करो, तुम मेरा कहा मान रही हो। तुम अब अपना ख्याल रखोगी, बोलो मंजूर है? कसम खाओ, पहले अपना आप बाद में दूसरे लोग। हमजाद ने इसकी तरफ देखा, फिर पूछा। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीऊँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ और कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद इन लोगों से ज़्यादा अपना ख्याल रखूंगी, नायरा ने कहा तो हमजाद मुस्कुराने लगा। हाँ, अब की ना तुमने दोस्तों वाली बात। सुनो, जान है तो जहान है। पहले जिस तरह तुम अमल पैरा थी, जियो और जीने दो, वो फार्मूला बिल्कुल गलत निकला। आज से सिर्फ ये बात याद रखो, जियो शान से, दूसरों को रुलाओ जान से। हमजाद ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। हमजाद के हाथ पर इसने ज़ोर से ताली मारी। इसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। सुनो, अब मैं जा रहा हूँ। तुमने अपने लिए सब कुछ खुद करना होगा। यकीनन मुझे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तब दोबारा आऊँगा जब तुम अपना ये हुलिया बेहतर करोगी। हमजाद ने इसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसने अस्बात में सर हिलाया। कोशिश नहीं, जान लड़ाओगी। हमजाद ने इसके चेहरे पर हाथ रखा। अब तो मैं जान लड़ा दूंगी। नायरा ने इसे देखा। हमजाद हंस रहा था।
अच्छा मैं जाता हूँ, तुम खाना खा लेना। फ्रिज खोलने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, हमजाद ने कहा। अच्छा जाने से पहले इतना तो बता दो, फिर कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, नायरा ने हमजाद से पूछा। वो आगे बढ़ी और अपने हमजाद के गले से जा लगी। हमजाद ने कुछ देर बाद इसे खुद से जुदा किया। हमजाद धुएं में तब्दील हो रहा था, वो गुम हो गया था। नायरा बिल्कुल अकेली रह गई, वो जैसे कुछ सोच रही थी। कुछ देर वो चूल्हे के सामने खड़ी रही, फिर आधे घंटे बाद चूल्हा बंद कर दिया। इसने छोटा सा चम्मच निकाल कर फ्रिज के लॉक में उल्टे साइड से डाल दिया। चम्मच इसमें अंदर तक चला गया। नायरा ने चम्मच घुमाया, फ्रिज का लॉक खुल गया। इसने फ्रिज खोला और अंदर बेशुमार चीज़ें इसकी भूख को मज़ीद बढ़ाने लगी। इसने हाथ बढ़ाकर जूस निकाला और पीने लगी। अब वो फ्रिज से फ्रूट निकाल कर दांतों से कुतर कुतर कर खा रही थी। इसने दूध का डब्बा उठाकर खोला और मुंह से लगा लिया। अब वो कदरे पुरसकून लग रही थी। इसने खाने के बाद फ्रिज बंद कर दिया। हाँ, मेरा हमजाद सही कह रहा था, जब किसी को इसका हक ना दिया जाए तो इसे छीन लेना चाहिए। इसने फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके चम्मच से लॉक बराबर कर दिया। चम्मच निकालकर दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। इसने दोबारा बर्नर ऑन करके हल्की आंच पर छोड़ दिया। सारा गंद उठाकर शॉपर में डालकर डस्टबिन में फेंक दिया। अब किचन गर्म हो गया था, वो लेट गई। कब वो नींद की वादियों में खो गई। गुजरा साल इसके लिए एकदम बेकार बेमानी था। इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर देखा था, मगर क्या आगे भी वो वही दौर देखने वाली थी, या फिर इस बार का नया साल कुछ अलग लाने जा रहा था। सुबह की रोशनी फैलकर किचन की खिड़की से होती हुई अंदर आने लगी। किचन में अब भी गुप्त अंधेरा था। ये सुबह की धुंधली सी रोशनी थी, सूरज अभी नहीं निकला था। इसने बोसीदा रज़ाई से सर निकाला। वो अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। इसने पहली बार पेट भरकर खाना खाया था, तो नींद भी इसे जम कर आई थी। वो कुछ देर सोचती रही। नए साल की ये नई सुबह भी मेरी ज़िंदगी के वो गम दूर ना कर सकी है जो सालों से मेरी रूह में शामिल हो गए हैं। इसने बाल समेट लिए, किचन का दरवाज़ा खोल लिया। अब इसने बर्तन में पानी भरा, चूल्हा जलाया और बर्तन इस पर रख दिया। कुछ देर में पानी गर्म हो गया था। अब वो गर्म पानी से मुंह हाथ धोने लगी। फिर वो उठी। इसने गुंदा हुआ आटा निकाला और पराठे बनाने शुरू कर दिए। वो पेड़े बना चुकी थी। इसके हाथ आज कुछ कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। इसने हाथों को देखा, वो अब भी सब्ज थे, मगर इतने बुरे नहीं लग रहे थे। पराठे बनाने के बाद इसने चूल्हे से अपने हाथ सेकने शुरू कर दिए। इसे काफ़ी हरारत महसूस हुई। लोग नए साल की आमद पर नए नए प्लान्स बनाते हैं और मैं यहाँ आकर खिदमत गुजारी कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी भी क्या चीज़ बन गई है। इस ज़िंदगी से बेहतर था मैं मर जाती। वो अपनी ही किसी सोच में गुम हुई थी। अचानक दरवाज़ा खुला और मुमानी अंदर आई। इसने फ्रिज के लॉक में चाबी डालकर खोला, फिर इसको देखा। नायरा, बच्चों के जागने से पहले सब कुछ रेडी होना चाहिए। तुम फटाफट नाश्ता रेडी करो, तब तक मैं फ्रिज खोलकर जा रही हूँ। जो जो चीज़ चाहिए वो निकाल लो, फिर वापस आकर मैं फ्रिज बंद कर दूँगी। मुमानी को किचन में दाखिल होते देखकर नायरा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसने चोर नज़रों से मुमानी को देखा। मुमानी ने मुंह पर हाथ रखा और बाहर चली गई। इसने सुकून भरा सांस खारिज किया। फिर नायरा ने तवा चूल्हे पर रखा और दौड़कर फ्रिज की तरफ चली गई। इसकी सांस जैसे उखड़ रही थी। कल के खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल से भूखी हूँ। कुछ खाना चाहिए, वरना बीपी लो हो जाएगा और यहाँ ही गिरकर मैं बेहोश हो जाऊंगी और ये सब मुझे मुर्दा समझकर कहीं फेंक आएंगे। इसने जल्दी से फ्रिज खोला और बेशुमार चीज़ों को देखकर रुक गई। फिर इसने अंडा निकाला और फ्राई करना शुरू कर दिया। अंडा फ्राई करके पराठे पर रखा और अखबार में लपेटकर एक कैबिनेट में छुपा दिया। अब वो दूसरा पराठा डाल रही थी। इसने अपना अंडा पराठा रोल करके खाना शुरू कर दिया। दूसरे चूल्हे पर वो चाय का पानी रख चुकी थी।
इसने सिंक पर छलांग लगाई और ऊपर चढ़कर बैठ गई। अब वो मज़े से पराठा खा रही थी जिसे रोल बनाया था। इसने तवे पर दूसरा पराठा डाला और पहले वाला निकालकर खाना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी खा रही थी, वो जैसे बहुत भूखी थी। इसने अंडे निकाले और साथ साथ फ्राई करना शुरू कर दिए। अब नाश्ता रेडी था। तब तक वो अपना पराठा और अंडा ख़त्म कर चुकी थी। कुछ देर बाद वो फ्रिज की तरफ चली गई। इसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और फ्रिज में से दूध निकाला और पतीले पर मुंह रख दिया। कुछ तो वो अच्छा खासा पी गई थी। जितनी मिलाई इसने खाई, बाकी कुछ छोड़कर पतीले को नापसंदीदा निगाहों से देखने लगी। अब वो बाकी झूठा दूध चाय में डाल रही थी। जो रह गया इसमें 2-3 कप पानी डाल दिया। इसे दोबारा फ्रिज में रख दिया। कैबिन में शीशा लगा था। इसने अपना चेहरा इसमें देखा। चेहरे पर जर्दी रकम थी। वो अपना चेहरा देखकर डर सी गई। इसे रात वाला मंजर याद आ गया। मोमानी की बेटी इसको एकदम सामने देखकर डर गई थी। वाकई इसे डरना ही चाहिए था। जिंदगी में पहली बार मैंने चोरी करके खाया है, मगर क्या करूं? अगर मैं ऐसा ना करती तो भूख से मर जाती। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने हमजाद से वादा कर चुकी हूँ। अभी तक बात सिर्फ मेरी थी, अब मेरे हमजाद पर आ गई है। रूह पर जब जख्म लगते हैं तो वो ज़्यादा भयानक होते हैं। अब मैं इन सब का मुकाबला करूँगी। वो चाय को देखने लगी। ओह, मुझे इन सब में बहुत मज़ा आएगा। वाकई अगर कोई आपको आपका हक ना दे तो इसे छीनना चाहिए, जैसे मुझे मजबूरन छीनना पड़ रहा है। नाश्ता रेडी करके इसने टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। जैम के जार ऑलरेडी टेबल पर पड़े थे। वो वापस किचन में आ गई। आज मौसम की मुनासबत से अब जूस बनाना होगा। जूस निसान पीता है, इसके लिए तो बनाना ज़रूरी भी है, वरना मुमानी बालों में हाथ डालकर रहे सहे बाल भी निकाल देगी। इसने फ्रिज के नीचे खाने से माल्टे निकालकर इसका जूस निकालना शुरू कर दिया। पहला गिलास खुद पी लिया। इसी गिलास में थोड़ा सा छोड़कर दूसरे माल्टों का जूस शामिल कर लिया। सुना है झूठा खाने से मोहब्बत हो जाती है। शायद इनको मेरा झूठा खाकर मुझसे मोहब्बत हो जाए। वाह क्या बात है! वो हमसे मोहब्बत करें या हम इनसे। बात तो एक ही हुई ना। वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट बहुत पुरस्कार थी। सारी जिंदगी तुम लोगों का झूठा खाकर और झूठे बर्तन धोकर भी बुरी बनी रही। अब मैं बुरी बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों का झूठा खाकर मुझे तुम लोगों से मोहब्बत हो गई थी। मगर अब तुम सबकी बारी है, मेरा झूठा खाओगे। देखती हूँ क्या तुम लोगों को भी मोहब्बत होती है। इसने वो झूठा गिलास मेज पर रख दिया और दोबारा किचन में आ गई। इसने माल्टे के छिलके डस्टबिन में डाल दिए और बाहर निकल आई। एक ब्रेड बाहर निकलते ही वो हड़प कर चुकी थी। अब भी इसकी भूख ना मिट सकी थी। इसने जैम का जार खोला और इसमें से 3 उंगलियां डालकर जैम निकाला और मुंह में डाल लिया। अगले लम्हे इसने जैम के जार का मुंह बंद कर दिया। वो डर कर इधर उधर देखने लगी थी। वो एक लम्हे के लिए ही सही बौखला ज़रूर गई थी। वाह, मज़ा आ गया। पहली बार जैम का जायका महसूस किया है। कितना अच्छा है। मैं कितनी बड़ी ढक्कन थी। सब कुछ मेरे हाथ में था और मैं इन लोगों के रहमो करम पर थी। मुझसे अच्छी तो वो मासियाँ होती हैं जो चोरी चुपके किचन के सामान पर झाड़ू फेर देती हैं। अल्लाह, मैं भी ना। इसने दूसरे जैम का ढक्कन हटाया और इसमें उंगलियां डालकर मज़े से चाटने लगी। अब मेरी भूख मिट गई है। मैं सारी ज़िंदगी इन चीज़ों के लिए तरसती रही और ये सारी चीज़ें मेरी दस्तरस में थीं और मैं बेवकूफ़ अच्छा बनकर सिर्फ इंतज़ार ही करती रही। ये लोग एक दिन ज़रूर मुझ पर रहम खा लेंगे। ओहो, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मगर अब नहीं। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। अब मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी। इन सबको नाको चन्ने ना चबवाए तो मेरा नाम नायरा नहीं। वो हंसती रही, खुश होती रही। चोरी का माल वैसे भी बड़ा सुहाना लगता है और मज़े का होता है। इसे भी बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा था। कुछ देर के बाद मामू, मुमानी और इनके तीनों बच्चे मज़े से चलते हुए नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गए। वो मुलाजमा की तरह बाअदब खड़ी हो गई।
वो सब नाश्ते के साथ बातें भी करने लग गए। वो सब बहुत फ्रेश लग रहे थे, सब जैसे नहा धोकर बाहर आए थे। रात वाली थकन किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। कल तो तुम लोगों ने मेरी जेब बेहद हल्की कर दी थी। मामू ने बच्चों को देखा। इसने ब्रेड उठाकर जेम छुरी से इस पर मलना शुरू कर दिया। हाँ, ये सब बच्चों की खुशियों के लिए करना पड़ता है। तुम्हारी जेब कुछ ज्यादा ही भारी हो रही थी, इसीलिए हल्की करनी पड़ गई। मुमानी ने मज़ा सा लिया। इसने जेम से चम्मच भरा और ब्रेड पे लगाना शुरू कर दिया। नायरा खड़ी थी और शीशे में अपना और इन सब का सरापा देख रही थी। मुझे आईने में अपना आप दुनिया का सबसे बदसूरत रूप लग रहा है, मगर हर बदसूरत इंसान खूबसूरत बन सकता है अगर वो चाहे। अगर वो अपना आप बदलना चाहे तो वो खूबसूरत हो सकता है, नायरा ने सोचा। कल रात तुम सब ने मिलकर 25,000 की आतिशबाजी की है और इसके अलावा इतने सारे पैसे अपने हाथों से इन फजूल लोगों के ऊपर बारिश की तरह फेंक दिए, जिन्हें हम जानते तक ना थे। मामू ने अरीहा को सुनाया, जो मज़े से दूध का गिलास लबों से लगा चुकी थी। नायरा चौंक कर सुनने लगी। ये दूध नहीं, आता पानी था। नायरा ने इसमें डाला था। हाँ, कितना मज़ा आया था ना। ऐसा लगा कि सारे रंग फजा में उड़ रहे हों और वो पैसों की बारिश, लोग पैसों पर किस कदर टूट पड़े थे। मेरे पास वीडियो है, मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। वाह, क्या नज़ारा था। कैसे भूखे लोग हैं, जैसे पैसे कभी देखे ही ना हों। अबीहा ने जोश से कहा। अब्बू, और वो जो 50,000 की शॉपिंग की थी वो बताना तो आप भूल ही गए। बस मैं तो शॉपिंग करने गया था और ये लोग मेरा सारा मूड गारत कर गए। मीसान ने मज़े से याद दिलाया। अरे शॉपिंग की बात ही छोड़ दो, तुम्हारी मम्मा को मज़ीद चीज़ें भी चाहिए थीं। वो तो शुक्र है मैं लौट आया, वरना मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचना था। मामू अब चाय पी रहे थे और सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हाँ, शॉपिंग तो अधूरी रह गई थी। नेक्स्ट संडे फिर से जाएंगे। नए साल की आमद है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मुमानी ने चाय की प्याली होठों से लगाई। नायरा ने बुत बनकर सबको इग्नोर कर दिया और सोच में गुम हो गई। ये घर एक वंडरलैंड से हरगिज़ कम नहीं है, मगर मेरे लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए जो हंस बोल कर खा पी रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं। नायरा ने गुस्से से इन सबको देखा। मम्मा, शॉपिंग वॉपिंग तो बाद में होती रहेगी। आप लोग सबसे पहले नए साल की खुशी के मौका पर पैसे दें। आपने अभी तक नहीं दिए हैं। क्या आप लोग पैसे नहीं दे रहे? अरीहा ने याद दिलाया। अरे मेरी जान, अभी दे देता हूँ, मैं सदके जाऊँ। मैं तो पूरे का पूरा आप लोगों का हूँ। मामू ने जेब से नए नोटों की गड्डी निकाली और कई हजार के नोट अरीहा की तरफ बढ़ा दिए। अरीहा ने हाथ बढ़ाया, मगर मुमानी ने हाथ बढ़ाकर बीच में ही वो पैसे ले लिए। अरीहा माँ को देखकर रह गई। इसकी आंखों में उलझन थी। मम्मा, आपने मेरे पैसे क्यों ले लिए? आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। अरीहा ने माँ की तरफ देखा। बेटा, अभी मैं इन पैसों में अपने पैसे मिलाकर दे देती हूँ। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। मुमानी ने पर्स खोलकर इसमें मज़ीद नोट शामिल कर लिए। ये लो मेरी जान, ये तुम्हारी नए साल की पहली रकम। अब ये तुम पर मुनहसर है। तुम ये पैसे किसी फ़कीर को देती हो या फिर इससे शॉपिंग करती हो। माँ ने प्यार से पैसे अरीहा की तरफ बढ़ाए और अरीहा ने झट पकड़कर गिनने शुरू कर दिए। वो मुस्कुरा दी थी। मॉम, डैड, हमारे पैसे। मीसान और अबीहा एक साथ बोले। ये तुम्हारे और ये वाले तुम्हारे। बाप ने दोनों की तरफ पैसे बढ़ाए। वो भी अच्छी खासी रकम थी। मम्मा, हमारे पैसे भी दीजिएगा। सिर्फ अरीहा आपकी बेटी नहीं है, हम भी हैं। हमें अरीहा से ज़्यादा चाहिए। मीसान ने मुमानी की तरफ देखा। नायरा भी सबको देख रही थी। मेरी जान, मेरा सब कुछ ही तो तुम्हारा है। ये लो, मैं सदके में कुर्बान। मुमानी ने पर्स से पैसे निकालकर मीसान की तरफ बढ़ाए और फिर अबीहा की तरफ। मीसान ने जेब में रख दिए, जबकि अबीहा ने गिनकर एक तरफ रख दिए। थैंक्स मामा, थैंक्स पापा, मीसान ने कहा। मुमानी मुस्कुराई। वो सब कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। नायरा मामू की तरफ घूम आई। मामू, आप मुझे भी नए साल पर पैसे दीजिए ना। नायरा ने मामू से आजिज़ाना सा कह दिया, जैसे वो मर मरा रही हो।
इसमें अब भी कॉन्फिडेंट नहीं था। लो जी, बिल्ली को भी ख्वाब में छीछड़े नजर आ गए हैं। मुमानी जान अबीहा और अरीहा ने जोरदार कहका लगाया। वो इसे बुरी तरह से घूरने लगे। मुमानी ने इसे देखना शुरू कर दिया। इनकी नज़रों में गुस्सा था। मामू ने जेब से 100 का नोट निकाल दिया। वो एक पुराना सा बदरंग नोट था। वो नोट इसने अपने तीनों बच्चों के सर से कई बार गुजार कर नायरा की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, क्या याद रखोगी किस नेक दिल इंसान से वास्ता पड़ा था। मामू ने इसे देखकर तंजिया अंदाज में कहा, शुक्रिया मामू, ये नया साल यकीनन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए रहमत का साया बनेंगी। नायरा ने नोट पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के सर का सदका उतार दिया। अब 1 साल तक तुम लोगों पर कोई आफत नहीं आएगी। तुम लोग जहाँ चाहो बेफिक्री से जा सकते हो। मुमानी ने बच्चों की तरफ देखकर अल्फाज चबा चबा कर अदा किए। नायरा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो नोट इसने मजबूती से हाथ में पकड़कर मरोड़ा। हाथ इसने नीचे की तरफ कर रखा था। भरपूर कुव्वत से मुट्ठी बंद कर दी। नोट इसमें जकड़ कर रह गया। मामा, फिर आप भी मेरे सर का सदका उतार ही दें। सुना है सदका उतारने से तमाम बलाएं टल जाती हैं। मीसान ने माँ की तरफ शरारत से देखा। इधर आ नायरा। नायरा ना चाहते हुए भी मुमानी के पास चली गई। मुमानी ने पर्स से पैसे निकाल लिए। वो 500 का एक मुड़ा तोड़ा सा बदरंग नोट था। इसने तीनों बच्चों के सर से कई बार गुजारा और नायरा की तरफ बढ़ा दिया। नायरा ने नोट पकड़ा और मुमानी को देखा। मुमानी ने मुस्कुराकर तीनों बच्चों को देखा। शुक्रिया मुमानी जान, यकीनन इस साल मीसान की सारी बलाएं मेरी तरफ आ जाएंगी। नायरा ने कहा तो मीसान ने इसे देखा। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो झिलमिला रहे थे। मीसान ने निगाहें हटाई। सुनो नायरा, अबीहा और अरीहा के जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सब तुम ले लो, और जितने पुराने जूते हैं वो भी तुम्हारे हो गए हैं। हाँ, अगर अरीहा और अबीहा अपने पुराने लोशन मेकअप में से कुछ देना चाहें तो वो भी तुम रख सकती हो। मुमानी ने जैसे फराख दिली दिखाई। नायरा को हैरत हुई, मगर इसने कुछ भी नहीं कहा। ये तो हर साल होता था। दिया इसके नाम जाता मगर दिलाया नहीं जाता। फिर स्टोर रूम में फेंक दिया जाता। इसको सिर्फ पहले दिन कहा जाता, ये सब आज से तुम्हारा हो गया, पर कभी इसको दिया नहीं था। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, नायरा बमुश्किल बोली। नायरा, मैंने नाश्ता कर लिया है। मेरे पास भी बेशुमार फालतू चीज़ें हैं, वो सब भी मैं तुम्हें दे दूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हें इन चीज़ों को पाकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ब्रांडेड हैं, और तुम जानती हो ब्रांडेड चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। मीसान ने कहा। हर साल मीसान इसे अपनी पुरानी चीज़ें दे तो देता था, मगर मुमानी इसे कभी इस्तेमाल करने नहीं देती थी। ये पिछले कई सालों से हो रहा था। नायरा सोच में पड़ गई। फिर इसने सोच समझ कर कहा, मगर नायरा ने सोचकर आंखें छोटी कर ली। जी मीसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसने मुमानी को देखा और इनकी तरफ चली आई। मुमानी जान, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपने पिछले साल भी मुझे जितनी चीज़ें दी थी वो भी स्टोर रूम में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई हैं। आप मुझे ऊपर मंजिल वाला कोई कमरा दे दीजिएगा, मैं वो सब चीज़ें इसमें रख दूँगी। चीज़ें ख़राब भी नहीं हो सकेंगी, और अगर आप लोगों को दोबारा अपनी कोई चीज़ वापस चाहिए होगी तो वहाँ से मैं दे दूँगी। और स्टोर रूम में अब कोई भी चीज़ रखने की जगह नहीं है। और किचन में कुछ रात कबल एक बहुत खूनख्वार नेवले ने मुझ पर हमला कर दिया था। शुक्र है मैं फ़ौरन जाग गई और मेरी जान बच गई। कल रात को काले रंग की मनहूस सी बिल्ली भी खिड़की के रास्ते आ गई थी, और कल तो एक चूहा भी निकल आया था। बिल्ली ने चूहा खा लिया और चली गई। मेरी सारी रात जाग कर गुजरी है। देखे, मेरे हाथ पर ये खराशों के निशान भी हैं। नायरा ने सबको देखकर एतमाद भरे लहजे में कहा। वो मीसान को वक्फे वक्फे से देख भी लेती थी। मीसान को सुनकर हंसी आ गई। ये निशान इसने सुबह कांटे से बनाए थे। क्या तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? तुम क्या कह रही हो? जानती हो तुम मेरे घर में एक कमरा मांग रही हो? एक कमरा? मुमानी चीखी। मामू जान, मैं किचन में बहुत खुश हूँ, मगर मेरी
अकड़ जाती है और सुबह उठने में मुझे सख्त दुश्वारी भी होती है। ऊपर रहकर मैं बेहतर तरीके से घरदारी कर सकूंगी, आप सबके काम आ सकूंगी। किचन की खिड़की का बोल्ट भी खराब हो गया है, वो बंद नहीं होता है, इसीलिए कल रात को बिल्ली आ गई थी। इसने इस बार मामू से कहा, नहीं तुम्हारे लिए किचन ही ठीक है, तुम ऊपर रहकर कौन सा तीर मार लोगी, बस मैंने कह दिया है तुम वहीं ठीक हो। वैसे भी इतनी सी बाल बश्त की तो हो, मैं तुम्हें कमरा नहीं दे सकती हूँ। मुमानी ने नफ़ी में गर्दन हिला के कहा, मुमानी जी कल रात को वही काली बिल्ली किचन में घुस आई थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मेरे पाँव के सारे नाखून स्याह पड़ गए हैं और वो बिल्ली भी मेरे पास आकर सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, इसीलिए कमरा मांग रही हूँ। प्लीज़ चंद दिन बाद मैं वापस किचन में आ जाऊँगी। इसने अपने नाखून मुमानी को दिखाने चाहे। मीसान की नज़रें इसके बदसूरत नाखूनों पर अटक कर रह गईं। वो जैसे रुक गया था। मुमानी ने नज़रें फेर दी। इसने थूक फेंका। इसके नाखून देखकर मुमानी को अपकाई सी आने लगी। आह थू, पैर हटा बदबख्त। मुमानी उठकर किचन की तरफ चली गई। सब लोग इसे देखने लगे। कुछ ही लम्हों में मुमानी बुरे मूड के साथ वापस आ गई। ऊपर के कमरे वैसे भी खाली हैं, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो इसे कमरे में शिफ्ट कर दूँ, कहीं किचन में ये मरा ना जाए। वैसे भी जनवरी का महीना बहुत सर्द होता है। मामू ने गला खनखारा और बीवी को देखा। हाँ चलो ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर इसलिए नहीं दे सकते हैं, वहाँ रात को वॉचमैन सो जाता है। तुम मजबूरन किचन में काफ़ी अरसे से रह रही हो। पहले तुम कभी बात नहीं करती थी, पहली बार तुमने कुछ मांगा है और साल का पहला दिन है, इसीलिए मैं कोई बदशगुनी नहीं चाहती हूँ। तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। नायरा को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो जैसे खिल उठी। ठीक है मुमानी जान, आपका बेहद शुक्रिया। इसने लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा किए। आज से तुम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हो, मगर अब तुम्हारी जिम्मेदारियां दुगनी हो जाएंगी। तुमने ऊपर की मंजिल का भी ख्याल रखना है, सिर्फ वहाँ रहने नहीं जा रही हो, सारा दिन यहाँ नीचे रहोगी। ऊपर मंजिल में जो सबसे छोटा कमरा है और जिसमें अटैच बाथरूम भी है, तुम इसी में शिफ्ट हो जाना। मुमानी ने कमरे का भी बाकायदा बताया। नायरा ने इस बात में सर हिला लिया। मुमानी और मामू नाश्ता कर चुके थे, अब वो उठकर जा रहे थे। अरीहा और अबिया भी उठकर चले गए, सिर्फ मीसान टेबल पर रह गया। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में ज़बान भी है, मैं तो समझता था तुम गूंगी बहरी हो। मीसान ने इसकी तरफ देखकर कहा, आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? नायरा ने इधर उधर देखा। मीसान इसको चंद लम्हे देखता रहा, फिर इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ मगर कितने चाहिए? वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मीसान ने मज़े से कहा, 2000 या इससे कुछ ज़्यादा। इसने धीमे लहजे में कहा। मीसान ने 5000 का नोट इसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, इसने पैसे ले लिए। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आकर तुम ले जाना। मीसान उठा और अपने कमरे में जाने लगा। मीसान सुनिए। मीसान रुक गया, मुड़कर इसे देखने लगा। इसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। मीसान, मेरे हाथ पैर बहुत सुन्न पड़ जाते हैं, क्या तुम मेरे लिए कोई मरहम ला सकते हो? मैं ये पैसे इसीलिए मांग रही थी, मैं बहुत थकन महसूस कर रही हूँ। मैं तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे लिए ला दोगे? देखो इनकार मत करना, मैंने तुमसे कभी कोई मदद नहीं मांगी है। नायरा ने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। हाँ तुम रात को मुझसे ले जाना, मीसान ने कहा और वहाँ से चला गया। वो सारे बर्तन किचन में ले आई। सारे बर्तन रखकर इसने आईने में देखा। इसका चेहरा अब इसे इतना बुरा नहीं लग रहा था, वो इसे जर्द रंग के बजाय गुलाबी लग रहा था। मैं रवैये शुरू से नोट कर रही हूँ, मगर मैं पहले कुछ कहती नहीं थी और ये लोग भूल चुके थे कि मेरे मुंह में भी ज़बान है और मैं मासूम थी। ये लोग भूल गए हैं मुझे भी चालाकी आती है। इन सब ने मिलकर मुझे खामोश किया था। अब जो मैं शोर मचाऊंगी, ये लोग पनाह मांगते फिरेंगे और अब अगर मैं मज़ीद खामोश रही तो मर जाऊंगी और मुझ पर अफसोस करने वाला कोई भी ना होगा। इसने इन सब का जूठा डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। एक बहुत पुराना मंजर अचानक इसके जहन में घूम गया। मुमानी इस पर चीख रही थीं,
तूने रिज़्क की बेहुरमती कैसे की? कैसे इस सारे खाने को डस्टबिन में फेंक दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुमानी इस पर आंखें निकाल कर कह रही थी। तब वो बच्ची थी। मुमानी, ये तो झूठा था और ख़राब भी लग रहा था, इसने मुमानी से कहा। मुमानी ने इसको गुच्ची से पकड़कर मरोड़ा। ख़राब नहीं था, सिर्फ झूठा था। अब तो ये डस्टबिन वाला खाना निकाल कर खाएगी। इसे निकाल, जल्दी कर, वरना तुझे इसी डस्टबिन में डाल दूंगी। मुमानी धाड़ी। नायरा बुरी तरह से सहम गई। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और मुमानी ने इसके मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ दिया। मैं कहती हूँ जल्दी निकाल ये खाना और मेरे सामने खा। मुमानी चीख रही थी और इसे मारे जा रही थी। वो रो रही थी। इसने एक बार फिर नफ़ी में रोते हुए गर्दन हिला दी। मुमानी ने गर्दन से पकड़कर इसका सर डस्टबिन के अंदर डाल दिया। मैं कहती हूँ इसे निकाल और यहीं खा। मुमानी ने जैसे ही इसका सर डस्टबिन से निकाला, वो हाँप रही थी। मुमानी ने जैसे ही इसे छोड़ा, वो डस्टबिन में झुककर खाना निकालने लगी। अब वो वही झूठा ज़ाया शुदा खाना मुमानी के सामने खाने लगी। मुमानी ने सर हिलाया और इसकी गर्दन पर करारा करारा सा हाथ मार कर चलती बनी। जो कुछ इसके हलक में था थप्पड़ की वजह से बाहर आ गया। वो हाल में लौट आई। पहली बार मैंने इनका झूठा खाना डस्टबिन में फेंक दिया है। पहली बार इन सबको अपना झूठा खिलाया है। पहली बार इनसे अपनी बात मनवाई है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। जो कुछ हमजाद ने कहा था अब वो ही करना है। इसने चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब वो सारे बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। स्टोर रूम से सारा पुराना सामान फ्री टाइम में नायरा ने निकालकर ऊपर अपने नए कमरे में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ऊपर इसको सबसे छोटा कमरा दिया था। स्टोर रूम में इसे बहुत सारी कारामद चीज़ें मिल गईं। जूते, चप्पलें, पुराने कारपेट के टुकड़े, ढेर सारे कपड़े, कुछ अदद पुरानी कुर्सियाँ, पर्दे, मेकअप किट्स, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज, लोशंस, क्रीम्स, आई शेडोज, बेशुमार रंग बिरंगी चीज़ें जो साल गुजरने पर इसे खैरात में दे दी जाती, मगर कभी वो इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकती थी। और अब तो साल के गुजरने पर भी इसे बहुत कुछ मिला था। सो इसने तीनों कमरों से जो कुछ इसे मिला वो सब ऊपर मुंतकिल कर दिया। अब वो अपना कमरा सेट कर रही थी। घर में कोई भी नहीं था, सो इसे ये बेहतरीन मौका मिला। इसको एक पुराना छोटा सा हीटर भी मिल गया। ऊपर कमरे में गैस का पाइप मौजूद था, बस हीटर की फिटिंग रहती थी। वो इसने प्लास्टिक का पाइप ढूंढकर हीटर तक मुकम्मल किया और हीटर और पाइप वाशरूम में छुपा दिया। वॉशरूम को बाहर से फ़िलहाल बंद कर दिया क्योंकि रात से पहले वो लोग नहीं आने वाले थे। सारा दिन शॉपिंग में और घर से बाहर वो सब साल का पहला दिन गुजारते थे इसी तरह। और सर्दियाँ थी तो शायद हो सकता था 1-2 दिन में वो बर्फ़बारी इंजॉय करने पहाड़ों पर भी जाने का सोच रहे हों। सो नायरा को अपना कमरा सेट करने का मौका भी मिल गया था, मगर वो ये काम अब जल्द करना चाहती थी। शाम तक इसका कमरा सेट हो चुका था। इसने पुराने मैट्रेस को बड़ी बड़ी चादरों से छुपाकर अच्छा खासा बाज़ौक होने का सबूत दे दिया था। पुराने पर्दे लगाकर कमरा अच्छा खासा प्यारा कर दिया था। सामने अलमारी में वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तरतीब से रख दी थी जो अब बहुत अच्छी लग रही थी। जितनी एक्सपायर चीज़ें थी वो नीचे के खाने में इसने रख दी। वो सब सालों पुराना सामान था जो इसे अरीहा और अबीहा ने दिया था, मगर तब एक्सपायर नहीं था। अब कई साल गुजरने पर हो चुका था। इसने काफ़ी सोच विचार करके सारी चीज़ें इधर उधर रख दी। अब इसके कमरे में और अरीहा अबीहा के कमरे में कुछ फ़र्क नहीं था, बस इसके कमरे में फजूल फर्नीचर नहीं था। जितने फ्रेम्स इसे स्टोर रूम से मिले थे इसमें इसने पेंटिंग्स लगाकर दीवार पर लगवा दिए थे। अब वो तायराना नज़रों से अपने कमरे को देखे जा रही थी। वो मुतमईन लग रही थी, सोच रही थी कौन सी क्रीम्स किसके लिए है। सालों से वो अबीहा और अरीहा को क्रीम्स लगाते देखती रही थी, सो इसे कुछ मुश्किल पेश नहीं आई। अब वो अपने मैले वजूद को देख रही थी। कितने दिनों से वो नहाई नहीं थी। इसने शैम्पू और कंडीशनर्स उठाए और अरीहा का टूथब्रश और टूथपेस्ट निकाला। अब वो दांतों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। टूथपेस्ट में पेस्ट बहुत कम था, मगर ब्रश बिल्कुल अच्छे हालत में था।
अब वो गर्म पानी से नहा धोकर बाहर आई। वो अच्छी खासी निखरी निखरी लग रही थी। इसने अरीहा का ब्रांडेड जोड़ा निकाला। ये पुराना था मगर ब्रांडेड था, और ब्रांडेड चीज़ें इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती हैं। वो भी बिल्कुल नया लग रहा था। अब वो इसमें अच्छी खासी लग रही थी। इसने एक क्रीम अंदाजे से उठाई और वो मुंह पर और गर्दन पर और बॉडी लोशन हाथ और पाँव पर मलने लगी। कितनी देर गुजर गई। फिर इसने वैसलीन की डब्बी खोली। इसमें बहुत कम रह गई थी। इसमें उंगली डालकर अब अपनी फटी एड़ियों पर रगड़ने लगी। इसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। वो किचन की तरफ चली गई। इसने वहीं से चम्मच उठाया और फ्रिज में घुमाकर इसे खोल लिया। अब वो अपना मनपसंद खाना बना रही थी। कुछ देर में वो चाय भी बना चुकी थी। वो गर्मा गर्म चाय पी रही थी। खाना भी आराम और सुकून से खा लिया। इसने बर्तन धोने के लिए पानी पहले ही गर्म कर लिया था। अब वो गर्म पानी से बर्तन धो रही थी। फिर वो ऊपर जाकर अपने कमरे में पर्दे बराबर करने लगी, जिससे खिड़कियां छुप गईं, और माचिस निकालकर गैस के वॉल में प्लास्टिक का पाइप डालकर हीटर ऑन कर लिया। वो लेट गई। कमरे में गर्माइश बढ़ने लगी। अचानक इसके सामने झमाके से इसका हमजाद नमूदार हुआ। वो हैरत से यकटिक खुद को अपने सामने देखने लगी। इसके हमजाद की आंखों में इसके लिए सताइश थी। वो इसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब वो धीरे धीरे इसके करीब आ रहा था और इसके कान के पास झुककर इसके कान में कुछ कहने लगा। वो भी सुनने लगी। कितनी देर तक वो अपनी हमजाद की बातें सुनकर महफूज होती रही। अब वो भी मुस्कुरा रही थी। इसका हमजाद इसे शाबाशी दे रहा था, इसे कुछ नई राहें दिखा रहा था। अमूमन हमजाद तो जब कोई राह से भटका हुआ होता है, इसको सीधी राह दिखाने के लिए बाहर आता है, मगर ये दुनिया का पहला हमजाद था जो इसे कुछ उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने के अलावा कुछ और भी सिखा रहा था। इसने जैसे ही आंखें बंद की और खोलकर सामने देखा, अब इसका हमजाद नहीं था, वो जा चुका था। मुमानी जान, आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और हमजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर वक्त खबरदार करने के लिए। मैं अब वही करूँगी जो कुछ तुमने मुझसे आज चुपके से कहा है, वो अपने आप से कह रही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।